चीख, वो चीख जो सुनते ही कान थर जाए। आंखों में डर, ऐसा डर जो कभी खत्म होने का नाम ही ना ले। भीख, जब कोई जिंदगी की भीख मांगे और जब कोई चिल्लाए टूट कर जोर से ईश्वर को पुकारे, तब सवाल उठता है कौन आएगा हमें बचाने। यहाँ तो हर कोना खून से भीग रहा है, हर तरफ खून की बारिश हो रही है, खून की बारिश। और दोस्तों, यहाँ कोई थिएटर प्ले नहीं चल रहा है। जब बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ फैक्ट्री, बिल्डिंग्स या कोई विकास का नया मंदिर खड़ा हो, तो इस विनाश को हम सीधी भाषा में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं या फिर प्रकृति की हत्या। जंगल जो कभी जीने का सहारा था, आज इंसान की लालच के नीचे कुचला जा रहा है। और जब जंगल कट रहे, सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, हर पेड़ के साथ कुछ सपने, प्राण, संस्कृतियां भी मिट जाती हैं। और जैसे खून की बारिश में सब कुछ लाल हो जाता है, वैसे ही प्रकृति की आंसू कब तक चुप रहेंगे। पर यही से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। सवाल जैसे जंगल काटना गलत क्यों है? क्या सच में विकास के लिए मैं एक दो जंगल नहीं काट सकता? और क्या हो जाएगा अगर जानवर की प्रजाति विलुप्त हो जाए? बस एक। चलिए आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। हमने कभी पहले पढ़ी थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है, एक इकोलॉजिकल रियलिटी है। एक दिन कुछ इंसानों ने पेड़ काट दिए, सिर्फ कुछ पेड़, और एक नया लग्जरी रिजॉर्ट बनाने के लिए। लेकिन वो पेड़ सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक इकोसिस्टम का एंकर था। उन पेड़ों के जाने से फूड चेन का एक छोटा सा मेंबर गीदड़ अपना घर खो बैठा। गीदड़ एक सेकेंडरी कंज्यूमर था, एक प्रेडेटर जो छोटी स्पीशीज जैसे खरगोश की पॉपुलेशन को बैलेंस में रखता था। पर गीदड़ ही नहीं बचा तो खरगोश बेकाबू हो गए, उनकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने लगी। और जब प्रे पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड होती है तो एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट करती है। खरगोश ने जमीन खोदनी शुरू की, रूट सिस्टम्स डिस्टर्ब हुए, मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हुई, इरोजन बढ़े और जंगल की जड़ों को अपना होल्ड खोना शुरू कर दिया। पेड़ ड्यू टू इरोजन गिरने लगे और फिर वो हुआ जो ज्यादा लोग समझ नहीं पाते। सॉइल डिस्टर्बेंस और बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ इकोसिस्टम के अंदर छुपे हुए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स जो कभी सिक्योर इकोलॉजिकल नीश में कन्फाइंड थे, उनका एक्सपोजर वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस तक होने लगा। इसी तरह होती है जूनोटिक डिजीजेस जैसे इबोला, निपा और शायद कोविड-19 भी। एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस, एक स्पीशीज का लॉस और एक चेन रिएक्शन जिसका अंत महामारी बन जाता है। बस एक गीदड़ गया था और उसके साथ जंगल का इक्विलिब्रियम चला गया। कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल फैक्ट एंड साइंस है। ये बताती है कि जब हम प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स समझते हैं, तब तक हम अपने सर्वाइवल को अंडरमाइन करते रहेंगे। और इससे शुरू हुई एक चेन रिएक्शन जिसने जंगल को खत्म किया और फिर आदमी को। तो अब सोचिए, जब हम हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जंगल को काट रहे हैं, तो हम अपनी मौत की बीज बोने में कितनी तेजी से लगे हुए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से हम 5000 ट्रीज हर घंटे कट कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा तो क्लाइमेट में इरिवर्सिबल डैमेज के साथ पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। तब इंसान सिर्फ एक ही बात सोचेगा कि काश हमने पहले सही स्टेप्स उठा लिए होते। और अगर आपको ये कहानी लग रहा है तो आपके सामने यहाँ कुछ पेश की कुछ फैक्ट्स जो कि इस बात को वेरीफाई करने के लिए काफी है कि जंगल कटने की वजह से कितनी प्रजातियां लाखों में, करोड़ों में विलुप्त हुए। 1990s में इंडिया में वल्चर्स की संख्या 4 करोड़ के आसपास थी। आज ये घट के 10,000 से भी कम रह गई, जो कि 99.7% एक्सटेंशन है। क्लाइमेट चेंज ने ब्रीडिंग सीजन को बिगाड़ दिया, ज्यादा गर्मी में अंडे फेल हो जाते हैं, चेंजिंग मॉनसून्स और हीट वेव्स ने उनकी नेस्टिंग ग्राउंड्स को बर्बाद कर दिया। ऊपर से पोल्यूशन, पॉइजनिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ने उनका जीना और मुश्किल कर दिया। वल्चर्स के जाने का मतलब है एक पूरी फूड चेन की गर्दन टूट गई, क्योंकि ये वो प्रजाति है जो जंगल में डेड मांस को खाता है ताकि बीमारियां ना फैले। आज हर कोने में कबूतर ही कबूतर दिखते हैं। क्यों? 2000 के आसपास नॉर्मल पॉपुलेशन थी, 2 से 3 गुना बढ़ गई 2020 तक, बीएनएचएस डेटा के मुताबिक। क्लाइमेट चेंज ने एक्सट्रीम हीट एंड अर्बन कंक्रीट जंगल
को बढ़ा दिए, जिसमें सिर्फ कबूतर जिएंगे, स्पैरोज एंड वल्चर्स नहीं। कुछ रीसेंट केसेस है जिसमें स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट फोर्सेस अलाइंड है इकोलॉजिकल मर्डर के लिए। डोल का बाध, जयपुर का एक शानदार जंगल, 100 एकड़ में फैला हुआ, 2500 से ज्यादा बड़े बड़े पेड़, 60 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज और डजन्स मेडिसिनल प्लांट्स का घर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्रीज है, वो 300 साल से है। वहां पे बस 2 दिन का टाइम दिया है साफ करने के लिए, ताकि मेगा पोर्ट बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में 1 लाख पेड़ काटे गए ताकि कोल माइनिंग हो सके। वहां के एलिफेंट्स बहुत सारे स्पीशीज को धक्के मार के बाहर निकाला, वहां के लोकल ट्राइब्स को भी। आरे फॉरेस्ट जो मुंबई में है, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी पीक पर है, वहां पे भी पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि मेट्रो शेड्स बनाए जा सके। वहां के सरकारी विभाग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि दिल्ली का हवा इससे बहुत बुरा है, तो पहले वहां जाके बोलो। हाल ही में तेलंगाना के कच्चाबौली के 400 एकड़ जंगल को काटा जा रहा है। ये वही जमीन है जो हैदराबाद के लिए एक जीवंत वाटर लाइन है। हिमायत सागर लेक से हर मॉनसून में यहां से पानी गुजरकर शहर तक पहुंचता है, और ये वही फॉरेस्ट है जिसे लोग लंग्स ऑफ हैदराबाद कहते हैं। लेकिन इस बार बात और गहरी है। लोग सड़कों पर आ गए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए और तेलंगाना हाईकोर्ट को GO111 के तहत दखल देना पड़ा। लेकिन जनाब, जब आंखों पे विकास का पर्दा हो तो तबाही भी प्रगति लगती है। सरकार ने GO111 को हटाकर GO2022 के लूप होल से यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट जरूरी है। अभी बात हुई थी 3 बच्चे की। 3 बच्चे बोल के याद आया कि अब 3 बच्चे से कैसे काम चलेगा। देखिए, अगर 2 बच्चा हुआ तो पंचायत सेक्रेटरी पक्का, अगर 3 हुआ तो जिला परिषद चेयरपर्सन पक्का, और अगर आपने 4 बच्चे कर लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है एक ब्रांड न्यू चमकता धमकता MLA टिकट। देखिए, गलत मत समझिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, जहां उन्होंने लोगों के बीच में यह कहा कि देखो आंध्र प्रदेश वासियों, मुझे पूरे राज्य की घटती जनसंख्या का बहुत चिंता है, और इसलिए हमारी सरकार अब ऐसा नया कानून लाएगी, अगर आप 3 से 4 बच्चे या इससे ज्यादा करते हैं तो हम आपको इलेक्शन में एज ए कंटेस्टेंट कंसिडर करेंगे। एक समय था बिहार का लिटरेसी रेट सबसे लो हुआ करता था, आज आंध्र प्रदेश का सबसे लोएस्ट है 72%, एंड बिहार उससे ऊपर जो कि 74% है। 2011 के सेंसस के अनुसार आंध्र प्रदेश में 308 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर, अब बढ़ के 314 हुए। थोड़ा तो मैथ्स आता होगा कि कौन सा बड़ा है, तो कौन से बेसिस में आपके क्षेत्र का पॉपुलेशन घट रहा है। चलिए, फैक्ट्स थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्या एक लव स्टोरी भी हो जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लव ट्रायंगल की जिनकी एटलीस्ट बातें न्यूज चैनल में होना चाहिए था, ताकि लोगों को एटलीस्ट महान प्रेम गाथा के बारे में लोगों को पता चले। गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या। तो पहले मिलता है गरीबी से, जो हर गली, नुक्कड़ और बस्ती में VIP गेस्ट बन चुकी है, और गेस्ट जो बिन बुलाए आती है और चली भी नहीं जाती। मैं किसी की मां हूं, मैं किसी की मजबूरी हूं, मैं किसी की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हूं। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में लगभग 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, लेकिन उनके लिए स्कीम्स बनने से ज्यादा उनकी गरीबी पर स्लोगन्स बन गए। सबका साथ सबका विकास, पर खाली पेट में सिर्फ झुंझुना बचता है। अब मिलता है बेरोजगारी से, एक ऐसा आशिक जो हर यूथ के पीछे पड़ा है। डिग्री मिलते ही ये कहता है जॉब वो तो एक मिथ है, जैसे यूनिकॉर्न। एक लड़का MBA कर 10,000 की जॉब कर रहा है और दूसरा BA फेल रहकर नेता बन गया। लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन माइक पकड़ के स्पीच देना है। और लो भाई, अब स्टेज पे एंट्री होती है जनसंख्या की, सब कुछ मल्टीप्लाई करने वाली शक्ति। स्कूल्स कम, बच्चे ज्यादा, रोजगार कम, लोग ज्यादा, और इलेक्शन में वोट ज्यादा, प्रॉमिसेस और भी ज्यादा। एक स्कूल में 40 बच्चों के लिए एक टीचर, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 22 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन
सिलेबस में लिखा है एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हां, लेकिन टीचर तो लग्जरी है बॉस। क्या आप गेस कर सकते हैं इंडिया में हर दिन कितने बच्चे पैदा होते हैं? 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000? नहीं, इंडिया में हर रोज लगभग 63,000 बच्चा पैदा होता है। 25,000 लोगों की डेथ होती है, मतलब 38,000 के आसपास लोग एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। इनको केटर करने का कोई प्लान है? इन तीनों, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे बॉलीवुड में ड्रामा, एक्शन एंड ओवर एक्टिंग। जनसंख्या बढ़ेगी तो जॉब्स कम पड़ेगी, जॉब्स कम पड़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो और पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब टीवी नहीं है घर में, कुछ तो करना है रात में। ये वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए ही है। जब तक हम इन तीनों की जड़ नहीं काटेंगे, एजुकेशन, अवेयरनेस और पॉलिसीज के जरिए, तब तक ये सैटायर रियलिटी, हार्श रियलिटी बनकर रहेगी। मैं आप सबका ध्यान इन सब के मूल में खींचना चाहता हूं। जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जमीनों की मांग बढ़ रही है। नए घर, नए रास्ते, नए शहर, इन सब के लिए पेड़ों का काटा जाना एक आम बात हो गई है। पर इस डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इस प्रकृति को नहीं, बल्कि उन मानसून जानवरों को हो रहा है जो अपने घर खो रहे हैं। आज हर साल कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनका जीवन छीन रहे हैं बिना सोचे समझे। क्या हम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए पूरी पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ने को तैयार है? ये वक्त है जागने का और जगाने का। अगर अब भी हमने प्रकृति और वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन सब को सिर्फ किताबों में देखने के लिए भी कोई नहीं बचा रहेगा। सोचिए और जागरूक होइए और जागरूक करिए। धन्यवाद।